स्टोरी स्टार्ट होता है और हम एक कमरे में बहुत सारे स्नेक को देखते हैं और उसी कमरे में एक लड़की सोई होती है, लेकिन उन स्नेक के आवाज से उसे बहुत ही तकलीफ हो रहा होता है और वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करती है। तभी हम एक व्हाइट स्नेक को देखते हैं जो उसे अपने हाथ से पकड़ उसके ऊपर होता है। फिर वो उस लड़की को किस करने लगता है, जिसे उस लड़की को अपने पैरों में कुछ महसूस होता है और वो हैरान होते हुए सोचती है ये क्या है और ये इतना गीला और फिसलन भरा क्यों लग रहा है। फिर वो अपने पैरों को देखती है तो वही व्हाइट स्नेक उसके पैरों को जकड़ा हुआ होता है, जिसे देख वो जल्दी से उसे हटाती है, लेकिन वहां पर कोई स्नेक नहीं होता। जिसे वो लड़की बोलती है मैं तो डर ही गई थी, लेकिन ये तो बस एक सपना था। उसके बाद हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं जहां वो लड़की एक डॉक्टर से बोल रही होती है मेरे पीरियड को 3 महीने हो गए हैं, लेकिन वो अब तक नहीं आया है। फिर हमें उसका नाम बताया जाता है बेजिंग। बैंकिंग बोलती है क्या मेरी पीरियड रुक गई है? तभी वो डॉक्टर बोलता है बात वो नहीं है, असल में तुम प्रेग्नेंट हो। जिसे सुन बेजिंग हैरान होते हुए बोलती है क्या प्रेग्नेंट? नहीं, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। मैं तो अभी अभी ग्रेजुएट हुई हूँ और मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? फिर बेजिंग सोचती है कहीं ये 3 महीने पहले वाली सपने की वजह से तो नहीं है, लेकिन वो तो बस एक सपना था। डॉक्टर बोलता है मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। फिर वो डॉक्टर उसे अल्ट्रासाउंड के पेपर को दिखाते हुए बोलता है अल्ट्रासाउंड से पता चला है कि तुम्हारा गर्भाशय लंबी और घनी धारियों जैसी चीजों से भरा हुआ है। इसके अनुसार हमें संदेह है कि ये स्नेक के बच्चे हैं। जिसे सुन बेजिंग बोलती है क्या स्नेक के बच्चे? उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां बेजिंग अपने कंप्यूटर में कुछ लिखते हुए बोल रही होती है मुझे इस पर यकीन नहीं होता। स्नेक के बच्चे वो तो बस एक झोला छाप है जो मेरा पैसा ठगना चाहता है। लेकिन तभी वही स्नेक का आवाज फिर से आने लगता है। जिसे सुन बेजिंग बोलती है कौन है? फिर वो दरवाजे की तरफ देखती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। जिसे बेजिंग सोचती है मुझे अभी अभी कुछ सुनाई दिया, क्या मैं जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो रही हूँ? ये सब तो बकवास है। और बेजिंग वहीं पर सोते हुए बोलती है कोई इंसान किसी जानवर से कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? कुछ समय बाद बेजिंग को वही आवाजें फिर से सुनाई देने लगती है। जिसे वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने वही व्हाइट स्नेक होता है। जिसे देख बेजिंग शॉक होते हुए बोलती है तुम फिर से? तुम तो वही हो जो मेरे उस अश्लील सपने में थे। व्हाइट स्नेक बोलता है ये क्या है? क्या तुम्हें अभी भी तसल्ली नहीं हुई? लेकिन बेजिंग डर से पीछे हटते हुए बोलती है तुम ही पिता हो। फिर वो सोचती है मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ इस आदमी के बच्चों के साथ। मैं ही क्यों? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? फिर वो व्हाइट स्नेक से बोलती है तुमने मुझे ही क्यों चुना? हमारे बीच तो कोई दुश्मनी भी नहीं है। व्हाइट स्नेक बोलता है बेजिंग क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ 20 साल पहले तुम्हें लेकर प्रेग्नेंट थी? तब उसका गर्भपात होते होते बचा था। फिर तुम्हारी माँ ने मेरे मंगेतर को पकड़ लिया और अपने बच्चे की रक्षा के लिए उसे सूप बना दिया। फिर वो गुस्से में बोलता है मेरी मंगेतर मर गई, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो, तो तुम इस कर्ज का हिसाब कैसे चुकावोगी? जिसे सुन बेजिंग हाथ जोड़कर रोते हुए बोलती है मुझे माफ कर दीजिए, उस समय मेरे परिवार की गलती थी, लेकिन आप पहले ही मेरे उस परिवार को जिसने आपको नुकसान पहुंचाया था उन्हें आप जबरदस्ती अलग कर चुके हैं, तो प्लीज मुझे बख्श दीजिए। व्हाइट स्नेक बेजिंग को पकड़ बोलता है तो क्या हुआ अगर तुम्हारा परिवार जबरदस्ती अलग हो गया? इसमें कोई दर्द नहीं है, जान के बदले जान चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आत्मा खत्म हो जाए। बेजिंग बोलती है प्लीज मेरे लॉर्ड, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बख्श दीजिए। अगर आपकी कोई मांग है तो मैं उसे कर सकती हूँ, जब तक वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। जिसे सुन व्हाइट स्नेक बोलता है ओह तुम कुछ भी करोगी? फिर वो बेजिंग से बोलता है तुम्हें खत्म करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। मैं तुम्हें 2 विकल्प दूंगा चुनने के लिए। पहला विकल्प, तुम वादा करो कि मेरे शिष्य बनोगी, अच्छे कर्म करोगी ताकि मैं साधना कर सकूं। या दूसरा, मेरी मंगेतर तुम्हारी वजह से मर गई तो जान के बदले जान तुम मेरी पत्नी बनो। फिर उसे अपने हाथों से पकड़कर बोलता है मेरे बच्चों को जन्म दो ताकि मेरे परिवार का नाम आगे बढ़ सके। जिसे सुन वो बहुत ही हैरान होते हुए सोचती है क्या बच्चे को जन्म दूं ताकि तुम्हारा पारिवारिक नाम आगे बढ़ सके? फिर वो व्हाइट स्नेक बेजिंग के बाल को पकड़ बोलता है क्या तुम तैयार नहीं हो? जिसे बेजिंग सोचती है कौन चाहेगा किसी जानवर की दुल्हन बनना और उनके बच्चों को जन्म देना? फिर वो उसे बोलती है मैं पहला विकल्प चुनती हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगी। जिसे वो व्हाइट स्नेक बेजिंग को छोड़ देता है और बेजिंग डर से कांप रही होती है। लेकिन तभी वो बेजिंग को किस करते हुए बोलता है अपने फैसले पर पछताना मत,
हमारा समझौता हो चुका है। उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ बेजिंग सोकर उठी हुई होती है। तभी उसे एक मोती दिखाई देती है जिसे देख उसे व्हाइट स्नेक की बात याद आती है। इस मोती का अच्छे से ध्यान रखना, यही इस बात का सबूत है कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मेरा नाम लियू लॉन्गटिंग है। उसके बाद उस मोती को हाथ में लेकर सोचती है, मॉमी मुझे डर लग रहा है, मुझे बचा लो। उसके बाद हम देखते बेजिंग अपने दादी के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तभी बेजिंग बोलती है, क्या कोई पर्वतों का देवता अपनी पत्नी को ले जा रहा है? फिर उसकी दादी बताती है, कहावत है कि पहाड़ी गांवों में हमेशा आपदाएं आती रहती हैं और गांव वाले उनसे बच नहीं पाते थे। फिर अफवाहें फैली कि ये चिंताएं दूर हो सकती हैं अगर लोग देवताओं को चढ़ावा चढ़ाए। उसके बाद गांव वाले हर 10 साल में 13 साल से कम उम्र की एक लड़की को चुनते थे और उसे पर्वत के देवता से विवाह करने भेज देते थे ताकि गांव पर कोई प्राकृतिक आपदा या बीमारी न आए। ये सब सुन बेजिंग खाना खाते हुए बोलती है, अविश्वास, हम अभी इस सदी में जी रहे हैं जो अब इन पुरानी अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं रखते। ये सब प्राकृतिक के कारण है और एक पर्वत का देवता भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। उसकी दादी बोलती है, भले ही तुम ऐसा कह रही हो, लेकिन वो लड़का बचपन से तुम्हें परेशान करता रहा है ना? और अब वो तुम्हें ढूंढता हुआ आ भी गया है। उस पर्वत के देवता ने मुझे ये सपने में बोला कि अगर हम इस साल परंपरा को नहीं निभाते हैं तो वे गांव नष्ट हो जाएंगे, इसलिए हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिसे सुन बेजिंग सोचती है, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं दादी को लियू लॉन्गटिंग के बारे में कभी नहीं बताती। फिर वो लियू लॉन्गटिंग के दिए गए मोती को पकड़कर सोचती है, अगर ये पहले होता तो मैं इन देवताओं और भूतों की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती, लेकिन अब। तभी उसकी दादी उसे रस्सी से बांधकर बहुत ही प्यार से बोलती है, अब जब तुम्हें उसकी मदद मिल गई है तो मैं निश्चिंत होकर ये मामला तुम दोनों पर छोड़ सकती हूँ। मैंने टिकट पहले ही खरीद लिया है, इसलिए तुम तुरंत जा सकती हो। अगर तुमने पर्वत के देवता को शांत नहीं किया तो वापस मत आना। उसके बाद हम उसी पहाड़ी वाले गांव को देखते हैं जहाँ पर बेजिंग आती है। तभी बेजिंग को देख एक बूढ़ी दादी बोलती है, यहाँ से भागना नामुमकिन है। हम सभी गांव वालों ने इसी पहाड़ का पानी पिया है और यहीं बड़े हुए हैं और मुझे ये एक एक करके याद है। मेरी एक बड़ी बहन थी जिसे बचपन में ही देवताओं की बलि के लिए चुनी गई थी। फिर वो एक बहुत ही डरावना चेहरा बनाते हुए बोलती है, बड़ों ने उसे पहाड़ पर घसीट कर ले गए और मंदिर में भूखा रखकर उसकी जान ले ली। ये बोल वो उस छोटी बच्ची को पकड़कर रोने लगती है। जिसे देख बेजिंग बोलती है, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा ही होगा। तभी पीछे से लियू लॉन्गटिंग बोलता है, क्या हमने इस यात्रा पर सहमति नहीं बनाई थी? मैंने वादा किया था कि तुम्हारे लिए एक काम करूंगा और बदले में तुम मेरी मदद करोगी। चिंता मत करो, वो मुझे देख नहीं सकते, इसलिए अगर तुम मुझसे बात करती रहोगी तो उन्हें लगेगा कि तुम पागल हो। मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। फिर बेजिंग गुस्से में बोलती है, आखिर इस पर्वत के देवता की असलियत क्या है? लियू लॉन्गटिंग बोलता है, हर देवता आस्था से जन्म लेता है, जितनी गहरी आस्था उतना शक्तिशाली देवता। इस जगह के गांव वालों ने बहुत पहले ही पर्वत के देवता पर विश्वास खो दिया था, इसीलिए अब वो भी मेरी ही तरह एक अस्तित्व में रह गया है। बेजिंग बोलती है, तो क्या तुम उसे हरा सकते हो? लियू लॉन्गटिंग बोलता है, शायद आखिरकार मैं 700 साल से साधना कर रहा हूँ। जिसे बेजिंग गुस्से में सोचती है, तुम पूरी तरह से निश्चित नहीं हो, फिर भी इतना कॉन्फिडेंट दिखा रहे हो। तभी वो बूढ़ी दादी बोलती है, बेजिंग तुम किससे बात कर रही हो? बेजिंग घबराते हुए बोलती है, कुछ नहीं, कोई नहीं है। तभी लियू लॉन्गटिंग उसके पास आकर बोलता है, मेरे पास एक आसान सा योजना है। उस छोटी लड़की की जगह तुम खुद को पर्वत के देवता की दुल्हन के रूप में जाओ और फिर मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। बेजिंग बोलती है, लियू लॉन्गटिंग तुम्हें ये जरूर याद रखना चाहिए जब ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी बीच में ही लियू लॉन्गटिंग बोलता है, मैं तुम्हें इसका मजा चिखाऊंगा, सावधान रहो, तुम्हारी ये छोटी सी जिंदगी अब मेरी है। उसके बाद हम पर्वत के देवता का फेस्टिवल के दिन को देखते हैं जहाँ बेजिंग दुल्हन बनकर जा रही होती है। तभी बेजिंग जाते हुए सोचती है, ये बलिदान समारोह बेहद जटिल और गहरा है। उसके बाद हम उसी पर्वत के देवता का मंदिर को देखते हैं जहाँ पर बेजिंग बैठकर लियू लॉन्गटिंग की बातों को सोच रही होती है। पर्वत के देवता की नजर से बचने के लिए मैं तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जा सकता। ये एक सुन्न करने वाली गोली है, उसे धोखे से खिला देना, इसका असर उसे सुन्न कर देगा। तभी एक धमाके की आवाज आती है जिसे बेजिंग सोचती है, क्या वो आ गया? तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और सारे मोमबत्ती बुझ जाते हैं। जिसे देख बेजिंग हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है। तभी उसके सामने एक परछाई आती है। जिसे बेजिंग सामने देखती है
तो उसके सामने पर्वत का देवता होता है। फिर वो बैजिंग के पास जाकर बोलता है, तो इस बार दुल्हन तुम हो, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया है। और बैजिंग उसे देख सोचती है, ये आदमी ही पर्वत का देवता है। लगता है वो मेरी उम्र का अंदाजा नहीं लगा पा रहा। लेकिन तभी पर्वत का देवता उसे पकड़ बोलता है, तुम्हारे पति के रूप में मैं तुम्हें जल्द ही खाना खिलाऊंगा। जिसे सुन बैजिंग उसे धक्का देकर पीछे हटते हुए बोलती है, इसका मतलब क्या है? क्या तुम मुझे मारने वाले हो? फिर वो अपने मन में सोचती है, ये तो किसी प्राचीन युग का लगता है। फिर भी बात ऐसे कर रहा है जैसे कोई घमंडी सीईओ हो। फिर पर्वत देवता बोलता है, तुम मुझसे डर क्यों नहीं रही? तुम्हारी आंखों में तो आंसू भी नहीं है। बैजिंग शांत होने का दिखावा करते हुए बोलती है, क्योंकि तुम खूबसूरत हो और सुंदर लोगों से कौन डरता है। जिसे सुन पर्वत देवता बहुत ही खुश होते हुए बोलता है, ये तो दिलचस्प है, तो बताओ मेरी कौन सी चीज सबसे सुंदर लगती है? बैजिंग बोलती है, तुम्हारी नाक, आंखें, होंठ सब कुछ अच्छा लगता है। पर्वत देवता हंसते हुए बोलता है, ओह ऐसा है क्या? फिर वो बैजिंग को अपने पास खींच लेता है और उसका चेहरा पकड़कर बोलता है, सिर्फ चेहरा ही नहीं, मेरा पूरा शरीर देखने लायक है। रुको, मैं तुम्हें एक और बड़ा खजाना दिखाता हूँ। और ये बोल वो अपने कपड़े को खोलने लगता है। जिसे बैजिंग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है, माय लॉर्ड इतना चिंतित मत होइए, जब मैं स्वयं को आपको अर्पित कर दूंगी तो मृत्यु से ज्यादा दूर नहीं रहूंगी। मरने से पहले क्या आप मुझे एक खुशी के पल दे सकते हैं? पर्वत देवता अपने कपड़ों को बंद करते हुए बोलता है, तो बताओ तुम्हें अच्छा समय कैसे मिलेगा? बैजिंग उसे वही गोली देते हुए बोलती है, जब मुझे पर्वत पर लाया गया तो मेरी माँ ने मुझे ये चीज दी थी। उन्होंने कहा था कि जब एक जोड़ा वो करता है तो ये एक विशेष पहलू को बढ़ा देता है, अगर आप कर सको तो। फिर उसे वही गोली देती है। जिसे देख पर्वत देवता बोलता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझे फंसा नहीं रही हो? बैजिंग उस गोली को अपने मुंह में रखते हुए सोचती है, ये कमबख्त पर्वत का देवता कितना सतर्क है। लगता है मुझे हनी पॉट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। फिर वो पर्वत देवता से बोलती है, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मेरे पति तो इतने सुंदर हैं, मैं आपसे पहले ही इतना प्यार करती हूँ कि शब्दों में कह नहीं सकते। जिसे पर्वत देवता बैजिंग को नीचे गिराते हुए बोलता है, ऐसे में मुझे आदर पूर्वक पालन करना ही होगा, लेकिन तभी जब मेरी पत्नी भी उसका आधा हिस्सा खाए। और ये बोल उस गोली को अपने मुंह से 2 टुकड़ों में कर देता है और दूसरा टुकड़ा बैजिंग को खिला देता है। जिसे बैजिंग सोचती है, धत्त तेरे की, असर इतनी जल्दी शुरू हो गया, अब मैं हिल भी नहीं सकती। लियू लॉन्गटिंग, तुम कमीने कब आ रहे हो मुझे बचाने? तभी वहां पर लियू लॉन्गटिंग बहुत ही तेजी से आता है और सीधे जाकर उस पर्वत देवता को काट लेता है। जिसे पर्वत देवता बोलता है, ये अनजान कहां से आ गया? मेरी योजना बिगाड़ने की हिम्मत कैसे की? लियू लॉन्गटिंग बहुत ही गुस्से में बोलता है, तुम जो कर रहे हो वो तो बिल्कुल नीचता है, फिर भी उसे नेक काम कह रहे हो। गौर से देखो, क्या तुम मुझे पहचानते हो? पर्वत देवता बोलता है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। क्या तुम्हें लगा कि मैं डर जाऊंगा सिर्फ इसलिए कि तुम लियू परिवार से हो? और दूसरी तरफ बैजिंग सोचती है, भले ही इस पर्वत देवता ने गांव वालों का विश्वास खो दिया हो, लेकिन उसके पास कम से कम 1000 वर्षों की साधना है। लियू लॉन्गटिंग के पास तो बस कुछ 100 सालों की साधना है, वो इस पर्वत देवता को कैसे हरा सकता है? तभी लियू लॉन्गटिंग बोलता है, तुम मुझसे डरते नहीं, ये तो साफ है, लेकिन मुझे छूने की हिम्मत भी नहीं करते। जिसे सुन पर्वत देवता गुस्से में बोलता है, क्या मैं हिम्मत नहीं करता? सच में? फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कितने साहसी हो, यहाँ तुम अकेले हो, भले ही तुम्हारे पास ज्यादा शक्ति हो, लेकिन स्वर्गीय सम्राट तो बहुत दूर है। क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें तुम्हारा परवाह होगा? लियू लॉन्गटिंग बोलता है, तो फिर क्यों नहीं आजमा लेते? उसके बाद वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसे देख बैजिंग सोचती है, ये तो सच में देवताओं की लड़ाई है। तभी लियू लॉन्गटिंग एक मंत्र बोलता है और अटैक करने के लिए अपने पावर को बाहर निकालता है। जिसे देख पर्वत देवता सोचता है, वो कैसी आवाज निकाल रहा है? लियू लॉन्गटिंग क्या नियंत्रित कर रहा है? और दूसरी तरफ बैजिंग सोचती है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ मेरे पेट में रेंग रहा हो। उसके बाद पर्वत देवता को देखते हैं, जो लियू लॉन्गटिंग के अटैक की वजह से चिल्ला रहा होता है। जिसे देख बैजिंग बहुत ही ज्यादा डर रही होती है और कुछ ही समय में लियू लॉन्गटिंग पर्वत देवता को बहुत ही ज्यादा भयानक तरीकों से खत्म कर देता है। उसके बाद वो बैजिंग को देखता है, जो जमीन पर आराम से लेटी हुई होती है। लियू लॉन्गटिंग उसके पास जाकर बोलता है, क्या तुमने भी सुन्न करने वाली गोली खा ली? जिसे बैजिंग गुस्से में बोलती है, तुम्हें पूछने की जरूरत भी है? अगर मैंने वो गोली न खाई होती
तो क्या तुम्हें पर्वत देवता पर हमला करने का मौका मिलता? लियू लॉन्गटिंग उसके पेट पर अपना हाथ रख बोलता है, वो सुन्न करने वाली गोली खाने लायक चीज नहीं है। तुम्हारे पेट में मेरे बच्चे हैं, यही तुम्हारा सौभाग्य है कि उन्होंने तुम्हारी रक्षा की, वरना तुम्हारा शरीर भी उसी पर्वत देवता की तरह नष्ट हो जाता। और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मुक्त करूं, तो तुम्हें मुझे अपना स्वाद चखने देना होगा। ये बोल लियू लॉन्गटिंग उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिसे बैजिंग सोचती है, ये बूढ़ा बदमाश, मुझे पहले ही शक था कि इसकी नीयत ठीक नहीं है। लियू लॉन्गटिंग उसके पास जाकर बोलता है, तुम कितनी मुलायम हो, इतना समय बीत गया, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां बैजिंग मन में ही बोल रही होती है, हे भगवान, मैं तो कल की बात याद भी नहीं करना चाहती, मुझे यकीन नहीं हो रहा वो मैं थी। तभी लियू लॉन्गटिंग उठता है और वो बैजिंग से बोलता है, कैसा लग रहा है? पिछली बार से बेहतर था, उस बारे में अब और कुछ मत कहना। ये बोल बैजिंग कंबल में जाने लगती है, लेकिन तभी लियू लॉन्गटिंग उसका हाथ पकड़ बोलता है, ये तुम्हारा कर्ज है मुझ पर, अगर नहीं चाहती कि तुम्हारा हाल भी उस पर्वत देवता जैसा हो तो सुधर जाओ। ये बोल वो कमरे से बाहर निकल जाता है, जिसे बैजिंग सोचती है, अभी उससे टकराने का समय नहीं आया है, मुझे अभी उसकी बात सुननी चाहिए। अगर लियू लॉन्गटिंग सच में गुस्से में आकर मुझे मार डाले तो सिर्फ सोचने से ही डर लगने लगता है। उसके बाद हम एक बस को देखते हैं, जहां बैजिंग बैठकर सोच रही होती है, मैं इस मामले को अब समाप्त मान सकती हूँ, लेकिन मेरा शरीर इतना ठंडा क्यों लग रहा है? लगता है ये उस पर्वत देवता की दुल्हन बनने के बाद का असर है। उसके बाद हम देखते हैं बैजिंग उस बूढ़ी दादी से बोल रही होती है, मैंने पर्वत देवता का मामला सुलझा लिया है और वो सब झूठ था, अब किसी बच्ची की बलि देने की जरूरत नहीं है। बूढ़ी दादी बोलती है, आखिरकार भगवान ने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद बैजिंग मन में ही बोलती है, कीमत तो तब चुकानी पड़ती है जब लोगों की इच्छाएं होती है, और जब वो इच्छाएं पूरी हो जाती है, फिर लोग उस कीमत से बचने की कोशिश करेंगे। हर कोई स्वार्थी होता है, चाहे वो देवता हो इंसान। उसके बाद हम देखते हैं बैजिंग अपने दादी से बोल रही होती है, क्या आपको यकीन है कि ये इंसान भरोसेमंद है? अगर लियू लॉन्गटिंग को पता चल गया तो मेरी मौत तय है। दादी बोलती है, यिंगगू की आत्मिक शक्तियां बहुत प्रभावशाली हैं, वो तुम्हें उससे मुक्त करने का रास्ता जरूर जानती होगी। फिर उसकी दादी यिंगगू के पास ले जाती है। उसके बाद हम यिंगगू को देखते हैं, तभी यिंगगू बैजिंग के गले का निशान को देखकर हंसते हुए बोलती है, वो किसी आम इंसान की हरकत नहीं लगती है ना? तुम्हें एक मुश्किल में धकेल दी गई हो और चाहकर भी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दादी बोलती है, मैंने कहा था ना, वो वाकई कमाल की है। बैजिंग बोलती है, मुझे पूरा यकीन है कि आप पहले ही इससे कुछ कह चुकी हो। तभी यिंगगू बैजिंग के पेट को देखते हुए बोलती है, तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति है जो तुम्हें कभी मरने नहीं देगी। फिर वो उसके पास जाकर बोलती है, तुम दोनों के बीच ऐसा बंधन है जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। बैजिंग हैरान होते हुए बोलती है, अब जब तुम्हें इसके बारे में पता चल गया है तो क्या कोई तरीका है उसे रोकने का? यिंगगू बोलती है, तरीका है तो, लेकिन ये शख्स 1000 साल की साधना कर चुका है, इसे 2 शब्दों में निपटाया नहीं जा सकता। लेकिन बैजिंग बहुत ही खुश होकर बोलती है, अब मैं क्या करूं? यिंगगू बोलती है, अगर तुम किसी धार्मिक और नेक इंसान से शादी कर लो तो शायद उसकी पवित्रता और आस्था की ताकत से लियू लॉन्गटिंग को हराया या काबू में किया जा सकता है। जिसे सुन बैजिंग बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो लियू लॉन्गटिंग को देखती है जो उसी की तरफ गुस्से में देख रहा होता है। जिसे बैजिंग डरते हुए बोलती है, ये तो सीधा नरक है, वो हमें दोनों को मार डालेगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। यिंगगू बोलती है, अगर तुम वो करने को तैयार नहीं हो फिर तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। बैजिंग बहुत ही खुश होते हुए बोलती है, वो क्या है? यिंगगू बताती है, अच्छे काम करो और अपनी साधना शक्ति को बढ़ाओ, मजबूत बनो और हालात को पलट दो ताकि तुम उसके कंट्रोल में न रह सको। बैजिंग बोलती है, क्या अपनी साधना को बढ़ाना? यिंगगू बोलती है, बिल्कुल, यहाँ अपना नाम लिखवा लो, इससे तुम्हारी साधना को बल मिलेगा। वैसे मेरे पास कुछ तैयार चीजें हैं, क्यों ना तुम उन्हें आजमा कर देखो, फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की। फिर वो उनके सामने बहुत सारा पेपर देते हुए बोलती है, ये कुछ मामले ज्यादा जरूरी है, संपर्क की जानकारी अंदर है, पहले इन्हें निपटा दो। फिर उन्हें बाहर निकालते हुए बोलती है, समय किसी का इंतजार नहीं करता, जल्दी करो और दुनिया को बचाओ नौजवान लड़की। फिर वो अपनी दादी को देखते हुए बोलती है, अब हम क्या करें? और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। आप कमेंट में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।